topic is very important. This topic is known as state and proof capital law of period for planetary motion. जी हाँ दोस्तों, इससे कबल हमने पिछली वीडियो जो है लॉ ऑफ एरिया के ऊपर जो है वो बना चुके हैं। अब ये वीडियो जो है लॉ ऑफ पीरियड्स के लिए है। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉ कैपिटल का हमने दूसरा लॉ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के अंदर बहुत दफ़ा आया, वो भी लॉ और ये भी लॉ जो है, अगर वो आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या इसकी कहती है, इसकी स्टेटमेंट ये कहती है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। ये आपको मैं स्टेटमेंट बाय फार्मूला, जो कि फार्मूला हमने आगे जाकर प्रूफ भी करना है, उस फार्मूला के थ्रू मैं आपको ये स्टेटमेंट भी जो है वो बताता हूँ कि इसको आपने किस तरीके से इसका फार्मूला बनाना है और ये आसानी से समझ आ जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे हैं, हम बढ़ते हैं द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट। मतलब आपने स्क्वायर लेना है किसका, टाइम पीरियड का। ये देखिएगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो आपको पता ही है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंतहाई आसान टॉपिक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के ये जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन, टाइम पीरियड। हम कह लेते हैं वो सेमी मेजर एक्सिस ए का क्यूब है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। याद रख लो ये स्क्वायर है और ये क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। होपफुली आपको ये डेफिनेशन जो है, यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है ये कवर अप होगी कि इसकी हमने डेफिनेशन जो है वो कैसे बनानी है, बाय यूजिंग फार्मूला। यही आपने ये चीज़ जो है आगे जाकर मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि ये बराबर किस तरीके इक्वल है। बाय आगे हम इसका प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू प्रूफ कैपिटल लॉ ऑफ पीरियड। पहला स्टेप 2 नंबर के लिए कवर, आगे जो है हम स्टेप करेंगे फॉर फुल नंबर। ठीक है, ये 1 बाय 1 स्टेप मैं आपको समझाऊंगा और आप एंजॉय करने वाले हो आगे इस लेक्चर को। नाउ वी विल मूव टू द प्रूफ। ये प्रूफ हमने करना है कि ये जो था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये किस तरीके इक्वल आया, ये क्या रीज़न थी, ये किस वजह से इक्वल आया, ये इसको हम करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम इसकी एक फिगर बनाएंगे। जिस तरीके से आपने लॉ ऑफ एरिया किया था, मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको 100% समझ आ जाने वाला है। मैंने आपको उसके अंदर क्या बताया था कि मान लो कि ये हमारे पास एक क्या है, सन है, सूरज है और मान लो कि इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, इसका मैस जो है मान लो हमारे पास m है। यहाँ तक बात कवर हो गई। और मान लो कि ये हमारे पास एक प्लैनेट है, क्या है, एक प्लैनेट है। ठीक है, ये प्लैनेट का जो मैस है, इस प्लैनेट का जो मैस है वो हम कह देते हैं, वो इसका मैस जो है वो m है। ठीक है, ये बात आपने कर ली। और अगला स्टेप मैंने क्या कहा था, क्योंकि सन जो प्लैनेट जो है वो मूव करता है अराउंड द सन, तो इसको मूव करने के लिए पहले तो हमें ये मापना होगा कि सन और प्लैनेट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, क्योंकि सन जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। जी जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, पॉइंट क्या है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा प्लैनेट इतना ही स्लोली मूव करेगा और बड़ी मुश्किल से अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा। और जितना डिस्टेंस कम होगा इतना ही प्लैनेट तेज़ी में आएगा, हरकत में आएगा और मूव करेगा और अपने चक्कर पे चक्कर कंप्लीट करेगा। किसके के, अराउंड द सन। सन एक स्टेशनरी थिंग है। यहाँ तक आपको पता चली कि इनके दरमियान डिस्टेंस मापना कितना ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के बगैर ये पता नहीं चलेगा कि ये प्लैनेट कितने मिनट में है जो है हम ये मूव करेगा, अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चला। और आपको ये बात पता है कि ये जो प्लैनेट है ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा हो सकता है, देखिएगा, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर मूव करता है तो इसको कुछ इस तरह से होना चाहिए था। इस एलिप्टिकल ऑर्बिट को कुछ
इस तरह से होना चाहिए था। यहाँ तक आपको फिगर क्लियर हो। ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। कौन? ये जो प्लैनेट है अराउंड द सन इज मूविंग लाइक एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये अगर मूव करता है, मान लो मैं इनको चौंका, ये क्या है, ये यहाँ पर ये एक इनके दरम्यान, मान लो कि मैं इनके दरम्यान एक्सेस जो है वो ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इनके दरमियान ये एक्सेस जो है ड्रा कर दिए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस मैंने ड्रा किए। ठीक है, वो मैंने काम कर दिए। बेसिक तो डील हम इनसे ही करेंगे। ये एक्सेस जो है मैंने डाल दिए, इससे फिगर को समझना और आसानी हो जाएगी। अगर मान लो कि इनका मैस m है, इसका मैस बिग M है, और मान लो कि इसका सेमी मेजर एक्सिस, ये जो आपको हर साल बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बात सेमी मेजर एक्सिस, वो हमारे पास a था। यहाँ तक आपको फिगर के मुताबिक हर बात कवर अप होगी जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि हमने इस फिगर को कैसे कहेंगे, मतलब इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, consider sun and planet having masses m and small m and big M. ठीक है, and the distance between sun and planet is r. सन एंड प्लैनेट हैविंग डिस्टेंस, इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है? r है। ठीक है, अगर इसके दरमियान में समथिंग फोर्स एक्ट करेगी, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड प्लैनेट, वो कौन सी होगी? वो हर एक को पता है। उस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो कि वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसके साथ एक्ट करते हैं तो प्लैनेट भी मूव कर रहा है। किस सूरत के साथ? एक सर्कुलर मोशन में प्लैनेट जो है मूव कर रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो सर्कुलर मोशन के लिए बड़ी मशहूर मारूफ फोर्स जो है वो सामने आती है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में तो उनके मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर प्लैनेट। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी आप इंग्लिश में साथ में आपने लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर प्लैनेट टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन अराउंड द, ये किसके गिर्द? अराउंड द सन। अराउंड द सन के गिर्द मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स निहायत जरूरी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी अहम है, इसी के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर लॉ ऑफ पीरियड के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी, फोर्स जो है वो भी इतनी अहम है। मान लो कि ये फोर्सेस जो हैं ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि GF जो है, GF का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, CP का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बराबर अगर हैं, तो आपने बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला पढ़ रखा होगा ग्रेविटेशनल का, G बिग M स्मॉल m डिवीजन ऑफ r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, 9-10 से शुरू हुए और आज तक आ गए हैं BSc के अंदर, 8 डिग्री के अंदर आ गए हैं। तो ये तो आपको आता ही होगा, mv स्क्वायर ओवर r। यहाँ पर आगे बड़ा मजा होने वाला है। आप देख रहे हो यहाँ पर कोई चीजें कॉमन हैं। हमें यहाँ पर पहले मैसेज जो है वो देख रहे हैं कि मैसेज आपस में कट रहे हैं, तो मैं इनके मैसेज को आपस में काट रहा हूँ और मैंने कोई चीज नहीं काटनी। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखना है, आर को आर के साथ नहीं काटना, गलती हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले से मैथ को काटना, अगर ये काटोगे तो आपके रिजल्ट्स जो होंगे थोड़े मुख्तलिफ आएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। एम को एम के साथ काटा, ठीक है, ऊपर रह गया v स्क्वायर ओवर आर। अब आप परेशान होंगे कि ये v कहाँ से आ गया। यहाँ पर हमें कोई v नज़र नहीं आ रहा। जी तो ग्रेविटेशनल है, वो तो हमें पता चल जाता है ग्रेविटेशन एक्ट कर रही थी। m जो है प्लैनेट का मैस था और r जो था इनके दरमियान डिस्टेंस था। लेकिन ये v आया, ये क्यों आया? इसका इसके साथ लेना देना क्या था? ये आया था क्योंकि इसके बगैर, क्योंकि इस प्लैनेट को मूव करने के लिए कोई वेलोसिटी भी दरकार होगी। द वेलोसिटी which is required to move the planet is, and which is tangent to the planet is, the velocity which is tangent to the planet is v.
ये वेलोसिटी जो थी प्लैनेट को चौंकर एंगुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, वो वी है। वो बड़ा मशहूर मारूफ, आपने बचपन से फार्मूला वो पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला जो मैंने बताया, इस फार्मूला को करते हैं अप्लाई। आज हम इसको अप्लाई करने में भी आ गए हैं। अप्लाई किया आर ओमेगा, आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर था तो दोनों स्क्वायर फॉर्म में आएंगे। सिंपल है। अब आपको मेरी बात पता चल गई होगी कि मैंने आपको क्यों बताया था कि आपने हार को यहाँ पर नहीं काटना है सार के साथ। यहाँ पर मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पर ये आर में इसके साथ काटना चाहता था, तो आपको कैसे काटना है, जी एम डिवीजन ऑफ आर स्क्वायर उसके बराबर है कि ये आर इसके साथ कटा तो एक आर बच गया, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आर इसके साथ कट गया। यहां तक आपको सारी बात, मुझे जो का ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मुझे ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा स्क्वायर। याद रखो कि जी एम आपने ऐसे कैसे, मैंने इसको राइट साइड पे लिखा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, आर का क्यूब। यहां तक आपको आर का क्यूब फाइंड होने के बाद ओमेगा स्क्वायर फाइंड हो गया। ये ओमेगा स्क्वायर जैसे ही फाइंड हुआ तो इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग चीज की तरफ बढ़ गया। ओमेगा फाइंड होने के बाद उसने ये कहा कि टाइम पीरियड नहीं होगा तो ओमेगा कैसे फाइंड होगा, ओमेगा कैसे फाइंड होगा, डोंट फॉरगेट इट, इसको मत भूलिएगा। आपका बेसिक प्रूफ आना यही चाहिए। अगर ये आ गया तो समझो आप तर गए, अगर नहीं आया तो समझो पेपर के अंदर आपकी क्रॉसिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये ही तो चीज प्रूफ करनी है हमें, तो टी चाहिए। तो इसलिए टाइम पीरियड की जरूरत पेश उस वक्त आई जब हमें जो है पता नहीं चल रहा था कि प्लानेट जो है कितने मिनट में अपना जो है एक चक्कर इसके गिर्द खत्म करेगा। ये हमें टाइम पीरियड ही बताता था दोस्तों। अब टाइम पीरियड क्या कहता है, टाइम पीरियड ये कहता है द टाइम टेकन बाय द प्लानेट, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसके गिर्द, अराउंड द सन, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अराउंड द सन। ये सन सूरज को कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्लियर होगी। आपको फार्मूला भी तो आना चाहिए ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई, यहां तक आपको पता चल गया ये किसके इक्वल होता है, टी 2 पाई डिवीजन ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये चीज आपको ओमेगा क्लियर हुआ। इसके बाद आपको चौंका इधर ओमेगा, मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ओमेगा को मैं इधर लेकर आता हूं। ठीक है, मैं इसके बराबर करने के लिए मैं ओमेगा को इधर लाया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई डिवीजन ऑफ टा, चौंका इधर ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है और इधर ओमेगा। तो इस स्क्वायर को फाइंड करने के लिए मैं इस दोनों साइडों पे क्या लूंगा, दोनों साइडों को मैं सिंपल स्क्वायर लूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई का स्क्वायर डिवीजन ऑफ टी का स्क्वायर। मान लो कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको आगे सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली ये करना होगा कि कंपेयरिंग में आ जाना है। अगला स्टेप हमारा क्या है, कंपेयरिंग। किसको, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपने कंपेयरिंग करना है। 1 एंड 2 को कंपेयर किया तो जी एम डिवीजन ऑफ आर का क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई का डिवीजन ऑफ टा का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर क्लियर होने के बाद कुछ रिजल्ट्स जो हैं कुछ यूं आने लगे। कैसे आने लगे वो रिजल्ट आपको बताया जाता है। ये रिजल्ट्स जो थे कैसे आए, कंपेयरिंग करने के बाद हमें चौका फाइंड करना है, टी फाइंड करना था। ठीक है, हमें कुछ चीजें जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं टी को स्क्वायर को इधर लेके जाता हूँ, टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 पाई का स्क्वायर सेम रहेगा, जी एम इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आर क्यूब इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाकर
क्यूब हो जाएगा। हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये वैल्यू सारी की सारी कांस्टेंट है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है तो हम क्या, जिस तरीके से आपको ये वाला फार्मूला जो है, आप अगर इसको कांस्टेंट खोले तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर ये सारा सिस्टम बना पड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्या, आर क्यूब के। हमें यहाँ तक वैल्यू पता चल गई कि यहाँ पर जो है वैल्यू आ गई टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। यहाँ तक आपका रिजल्ट्स जब कवर अप हुए तो हमें क्या नतीजा का पता चला, हमें यहाँ पर ये पता चला कि ये जो है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर का क्यूब। चौका ए है, चौका ए जो है रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है, ये रिप्रेजेंट था सेमी मेजर एक्सिस। अगर ये सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या, एलिप्टिकल ऑर्बिट का ये रूल है अपने अंदर। चौका आर जो था वो डिस्टेंस है, ए जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट है। चौका हम इससे आगे आपको बताते हैं। चौका आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये चीज हमें क्लियर कर चुकी है ऑलरेडी। हमें यहाँ पर पता चला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब की। और हम क्या कह सकते हैं, फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का क्या चक्कर है, चौका ये ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए हमें पता है कि हम जो है इस आर को रिप्लेस करेंगे, आर को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, बाय ए के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे तो टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर की जगह पे ए का क्यूब। वेयर ए का क्यूब क्या रिप्रेजेंट करता है, ए का क्यूब रिप्रेजेंट द सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट हमें क्या पता चला कि इसका रिजल्ट हमें जो प्रूफ करना था बेसिक्स एंड लॉजिकली, जो कि आपकी डेफिनेशन भी है स्क्वायर ऑफ। अब डेफिनेशन क्या थी, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ से हमें इसकी डेफिनेशन भी, और यही तो वो डेफिनेशन थी और वही हमें प्रूफ करनी थी। आपको मैंने वही बताया था कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। और इसके बाद आप आगे जा सकते हैं। आगे आप क्या कह सकते हैं कि ये टी स्क्वायर ये कांस्टेंट, अगर डायरेक्टली को हम खत्म करें तो कांस्टेंट ए का क्यूब हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट ए का क्यूब में डायरेक्टली को खत्म करके लिख रहा हूं। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये कांस्टेंट को मैं इधर लेकर आता हूं तो ये टी स्क्वायर डिवीजन ऑफ ए का क्यूब, ये रिजल्ट जो था हमें पता चल गया कि हम इसके अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम और सेमी मेजर एक्सिस फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर क्या चीज है, इज इक्वल टू कांस्टेंट द रेशियो ऑफ टी स्क्वायर डिवीजन ऑफ ए स्क्वायर फॉर ऑल प्लैनेट इन लॉ ऑफ पीरियड के अंदर क्या होंगे, ये किसके इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे। आपको मैंने ये बात ध्यान में रखनी कि सन के प्लैनेट जितना दूर होगा इतना ही उसके चक्कर को लगाने के लिए स्लो मोशन में जाएगा, आहिस्ता चलेगा। मगर जितना ही एलिप्टिकल प्लैनेट जो है क्लोज आएगा, करीब आने से क्या कहते हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। ये मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, बांटने के लिए इसके करीब आएगा तो क्या होगा, ये तेजी से घूमेगा, ये तेजी से घूमेगा क्योंकि मोहब्बत बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। जब ये मोहब्बत बांटने के लिए करीब आएगा तो क्या होगा, ये मूव करेगा तेजी के साथ। इसको क्या लग जाएंगे, टायर लग जाएंगे। ये इस रोटेशन के अंदर जो यूं करते हुए, मूव करते हुए बल आखिर अपना इख्तिताम कर देगा, अपनी रिवोल्यूशन का चक्कर जो है वो कंप्लीट कर देगा, अपना टाइम पीरियड बता देगा। मैं इतने टाइम पीरियड में जो है मूव कर रहा हूँ, लेकिन लॉ ऑफ ये कहता है कि ये टाइम पीरियड और ये जो सेमी मेजर एक्सिस है वो तो इसके अंदर है ही कांस्टेंट। इनके अंदर वैल्यू कब ही कांस्टेंट होती हैं,
जब इनकी पोजीशन जो है प्लानेट की चेंज हो जाती है, ये कांस्टेंट रहती हैं, ये मतलब प्लानेट कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इन्हें पोजीशनें चेंज हो रही हैं। और क्या हो रही हैं, पोजीशनें चेंज होने से सूरज तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहा है। सूरज की अट्रैक्ट करने की वजह यह है कि वो प्लानेट को अपने पास बुलाना चाहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ पीरियड फॉर प्लैनेटरी मोशन। पेपर के अंदर ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंड प्रूव द लॉ ऑफ पीरियड, इंतहाई इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी इसके रिलेटेड टॉपिक करवाया। सी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू इट। होपफुली you will enjoy today's lecture. Thank you so much joining to Master TV. Hopefully you enjoy. All how well, kindly like and subscribe. Thank you very much.